Hello, hello, hello to all my cuties. वेलकम बैक टू बायो ब्लॉसम एजुकेशन विद सोनाली। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अनदर एक्सेप्शन टू मेंडेलियन लॉज विच इज को डोमिनेंस। ओके, पिछले वाले क्लास में हमने डिस्कस किया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में, जो कि अगेन एक एक्सेप्शनल है टू मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस, एंड द सेकेंड एक्सेप्शन इज को डोमिनेंस। ओके, अगेन ये इक्वली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग के शॉर्ट नोट में डेफिनेटली आ सकता है, तो आज हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं बढ़िया से। ओके, सो आर यू गाइज रेडी? सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। ओके बेटा, तो देखो क्या लिखा है। जैसे यहाँ पे लिखा है आप लोग को वैसे ही सब चीज़ों को अपने नोट कॉपी में लिखना है, और इसी को आप एग्जाम में आराम से लिख सकते हो। आप लोग के लिए ही बनाया गया है ये सब नोट्स बेटा। ऑल्सो मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट सेक्शन में डाल दिया है, पिन भी कर दिया है। आप लोग उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको फ्री नोट्स हर टॉपिक का इजीली मिल जाएगा। ओके, बट उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। ओके, सो चलो समझ लेते हैं कोडोमिनेंस क्या है। देखो बेटा, इसके नाम से समझ आ रहा है, जैसे हमने पढ़ा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, उसका मतलब क्या था कि जो डोमिनेंट एलील है वो खुद को फुल्ली एक्सप्रेस्ड नहीं कर पा रहा है, एंड दैट इज द रीजन वो कंप्लीट प्रोडक्ट या पिगमेंट नहीं बना रहा है, जिसके कारण जो हमारा F1 जेनरेशन है वो डोमिनेंट पेरेंट या डोमिनेंट एलील के साथ रिजेंबल नहीं कर रहा है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में अगर आप लोग ने अच्छे से वो वीडियो समझा है, देखा है, तो आप लोग ने ये चीज नोटिस की है, जो F1 ऑफस्प्रिंग था वो किसी भी पेरेंट से रिजेंबल नहीं कर रहा था। नाइदर ऑफ द पेरेंट्स के साथ F1 ऑफस्प्रिंग वाज रिजेंबलिंग। ओके, तो अगर हम बात करें को डोमिनेंस, अगेन इसके नाम से इसका मतलब समझो। को मतलब होता है कॉपरेशन। तो यहाँ पे दोनों ही एलिल्स डोमिनेंट है, दोनों ही एलिल्स का इक्वल डोमिनेंस है, चाहे वो इस केस में हम किसी को भी डोमिनेंट एलिल एंड रिसेसिव एलिल रेफर नहीं कर सकते। जैसे हमने प्रीवियस जितने मोनोहाइब्रिड क्रॉस ये सब में पढ़ा था कि एक डोमिनेंट एलिल होता है, एक रिसेसिव एलिल होता है, और डोमिनेंट एलिल खुद को एक्सप्रेस कर पाता है। बट इस केस में दोनों ही एलिल्स अपने आप को एक्सप्रेस्ड इक्वली कर रहे हैं, और दोनों ही एलिल्स का झलक हमको F1 ऑफस्प्रिंग में देखने को मिलेगा। तो इस केस में हम किसी भी एलिल्स को एज पर्टिकुलर डोमिनेंट या रिसेसिव बोल के रेफर नहीं कर सकते। ओके, चलो पढ़ लेते हैं यहाँ जो लिखा है। इट इज अ टाइप ऑफ नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस मतलब समझ रहे हो, क्योंकि ये मेंडल लॉ को एग्री नहीं करता है, इस पे मेंडल लॉ एप्लीकेबल नहीं है, तो ऑब्वियसली ये एक टाइप का नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस है, इन विच बोथ एलिल्स ऑफ अ जीन आर एक्सप्रेस्ड इक्वली and simultaneously in a heterozygous individual. That means F1 में हमको जो heterozygote मिलेगा उसमें दोनों ही एलिल अपने आप को एक्सप्रेस्ड किए होंगे। When both the alleles are dominant over each other, it results in the expression of both the alleles. तो इस केस में दोनों ही एलिल्स एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट है, दोनों ही एक दूसरे से दबना नहीं चाहते हैं, दोनों बोल रहे हैं कि हम अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, और इस केस में दोनों ही एलिल्स अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं। इसीलिए जो प्रोजेनी फॉर्म होता है, प्रोजेनी का मतलब होता है बेटा ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग में हम दोनों ही पेरेंटल ट्रेट्स को देख पाएंगे। In some cases, the dominant character not able to suppress the recessive character, and therefore both the genes express themselves in the hybrid in equal proportion, that is both the characters exhibits side by side. सेम चीज़ ही लिखा है सब पॉइंट्स में कि ये एक ऐसा केस होता है जिसमें डोमिनेंट वाला एलील अपने आप को कंप्लीटली डोमिनेट नहीं कर पा रहा है रिसेसिव कैरेक्टर के ऊपर, एंड एज ए रिजल्ट जो हमारा हाइब्रिड होगा या हेटेरोजाइगोट फॉर्म होगा F1 जेनरेशन में, उसमें दोनों ही कैरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे। जैसा इनकम्प्लीट डोमिनेंस में मैंने बोला, वहाँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हुआ था, रेड फ्लावर व्हाइट फ्लावर के साथ मिलके F1 जेनरेशन में पिंक फ्लावर बना दिए थे, और ये पिंक फ्लावर किसी भी पेरेंटल कैरेक्टर से मैच नहीं हो रहा था। बट को डोमिनेंस में क्या होगा कि दोनों ही कैरेक्टर अपने आप को इस तरह एक्सप्रेस करेंगे कि F1 में हमको दोनों ही पेरेंटल कैरेक्टर दिखाई देने वाले हैं। द फेनोटाइप इज नॉट अ मिक्सचर ऑफ टू द एलिल्स. It differs from incomplete dominance where the heterozygote shows an intermediate phenotype.
अब इसमें जो फिनोटाइप हमको दिखेगा, फिनोटाइप जीनोटाइप अभी तक आप लोग को क्लियर हो जाना चाहिए, और मैं नहीं बताऊंगी बार बार ये चीज को। यहाँ पे जो फिनोटाइप हमको F1 जनरेशन में देखने को मिलेगा वो दोनों एलिल्स या दोनों पेरेंट्स का मिक्सचर नहीं होने वाला है। जैसा हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस में देखा था कि रेड फ्लावर एंड वाइट फ्लावर के इंटरमीडिएट कैरेक्टर हमको देखने को मिले थे F1 जनरेशन में, जिसमें पिंक फ्लावर आए थे। अगेन ये चीज़ भी मैंने आप लोग को बताया था वहाँ पे भी, और एक बार बता रही हूँ कि ये जो पिंक फ्लावर हमको F1 जनरेशन में देखने को मिला इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, उसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों पेरेंट्स आपस में कंबाइन कर गए, मिक्स कर गए और उनका मिक्सिंग वाला कैरेक्टर F1 में आ गया, ऐसा नहीं है। इन दोनों का इंटरमीडिएट कैरेक्टर हमको F1 जनरेशन में देखने को मिला। बट ये जो इंटरमीडिएट कैरेक्टर आया, इसका रीज़न यही था कि जो डोमिनेंट रेड फ्लावर थे वो अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस्ड नहीं कर पाए। एज अ रिजल्ट उनका कंप्लीट रेड पिगमेंट नहीं बना, जिसके कारण हल्का पिंक कलर F1 जनरेशन में देखने को मिला। बट कोडोमिनेंस में क्या होने वाला है कि यहाँ जो हेटेरोजाइगट है वो कोई इंटरमीडिएट ट्रेट नहीं दिखाएगा, उल्टा वो दोनों पेरेंटल कैरेक्टर को साइड बाय साइड दिखाएगा। समझ आया इतना तक क्लियर क्या आप लोग को? अब नेक्स्ट पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ कोडोमिनेंस, और इस एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से चीजें समझ आने वाली है। तो कोडोमिनेंस में हम 2-3 एग्जाम्पल्स देखेंगे। ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, बट सारा एग्जाम्पल आप लोग को लिखने का दरकार नहीं है एग्जाम में। जो इंपॉर्टेंट 2-3 एग्जाम्पल्स हैं हम बस वही लिखने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है, देखो, रोन कलर इन कैटल। अब इसमें होता क्या है पहले मैं आप लोग को समझाती हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है प्रॉपर, आप लोग को एग्जाम में भी यहीं से ये वाला ही क्रॉस आप लोग करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम पेरेंट्स लिए हैं, और ये वाला जो आप लोग का एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल हम देखते हैं कैटल के केस में। ओके, जिसमें हमने लिया है रेड बुल एंड वाइट काउ। ओके, और ये दोनों हमारे पेरेंट्स हैं, होमोजाइगस प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज, और इन लोग के बीच में हमको करवाना है क्रॉस। अब एक चीज आप लोग यहाँ पे मार्क करो कि जो रेड बुल है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं विथ कैपिटल R, एंड व्हाइट काउ को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं विथ कैपिटल W एंड W। वाई? मैंने पूछा कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। जनरली हम जब भी, हमने तो पढ़ा है बेटा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कि हम जो डोमिनेंट वाला एलील रहता है उसका अपर केस लेके डोमिनेंट वाले कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, और उसी का लोअर केस लेटर लेके रिसेसिव कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। बट यहाँ पे तो कोई भी स्मॉल लेटर नहीं है, प्लस यहाँ पे रेड बुल के लिए R यूज हुआ है, व्हाइट काउ के लिए W यूज हुआ है। तो क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पे कोई भी रिसेसिव अलील नहीं है। यहाँ पे आप स्मॉल r नहीं लिख सकते, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही डोमिनेंट एलील है, दोनों ही अपने आप को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, एक्सप्रेस करने वाले हैं। तो जब इस केस में कोई रिसेसिव कैरेक्टर या रिसेसिव अलील है ही नहीं, तो आप उसको लोअर केस लेटर से कैसे रिप्रेजेंट करोगे? समझ आया कि नहीं? चलो, अब पेरेंट्स में से गैमेट्स बने, यहाँ बन गया हमारे पास कैपिटल R, यहाँ बन गया कैपिटल W। F1 जनरेशन में क्या होगा? कैपिटल R एंड W, हेटेरोजाइगट ऑफस्प्रिंग फॉर्म हुआ। अब ये जो RW वाला ऑफस्प्रिंग फॉर्म हुआ है, ये इसको ही हम बोलते हैं रोन टाइप ऑफ कैटल। अब रोन मतलब क्या होता है कि ऐसा कैटल जिसमें बोथ रेड कलर भी आए एंड व्हाइट कलर भी आए। समझ रहे हो आप लोग मैं क्या बोली? रोन टाइप ऑफ कैटल मतलब होता है कि बोथ रेड एंड व्हाइट कलर इज प्रेजेंट इन द बॉडी। ओके, कैसा दिखेगा यहाँ पे दिखाती हूँ, देखो ये वाला। ओके, ये वाला आप लोगों को कॉपी में नहीं करना है, बस समझो। यहाँ पे हमने लिया है रेड बुल, यहाँ हमने लिया है व्हाइट काउ। जब इन लोग का हम लोग क्रॉस करवाए तो F1 जनरेशन में हमको जो ऑफस्प्रिंग मिला वो हमको मिला रोन। और रोन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका बॉडी अपीयरेंस कैसा होगा, यहाँ पे आप लोग देख लो। ऐसा वाला तो देखे होगे ना, इसको हम लोग मोजाइक अपीयरेंस भी बोलते हैं, हिंदी में इसको छिटका भी बोलते हैं। मतलब पैचेस में है, पूरा बॉडी व्हाइट है एंड रेड कलर के पैचेस प्रेजेंट है। तो साफ साफ ये कोडोमिनेंस वाला प्रोसेस या फेनोमेना होते हुए हमको दिखाई दे रहा है। समझ आया इतना तक आप लोग को? देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेल्फिंग कर देंगे, यानी F1 इंटू F1। तो उसमें कैसे करते हैं ये सब चीज़ तो आप लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पढ़ ही चुके हो बेटा, ठीक है। उसके बाद पुनेट स्क्वायर ड्रॉ करेंगे एंड F2 जनरेशन निकाल लेंगे। F2 जनरेशन में हमारे पास क्या क्या हमको मिला, देखो हमको मिला RR, कैपिटल RR, देन कैपिटल RW,
देन कैपिटल RW एंड देन WW। तो उस हिसाब से ये वाले जो है ये तो कंप्लीट रेड कलर दिखाएंगे, ये वाले क्या दिखाएंगे, रोन कलर दिखाएंगे, एंड ये कंप्लीट वाइट कलर दिखाएंगे। तो उस हिसाब से अब जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो आप लोग निकाल सकते हो कि नहीं। यहाँ पे दिया है देखो, जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा 1:2:1। फिनोटाइपिक रेशियो भी क्या हो जाएगा 1:2:1। समझ आया कि नहीं। मतलब यहाँ पे भी जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो इज सेम विच इज 1:2:1। क्लियर इतना तक। यही वाला क्रॉस आप लोग को अपने कॉपी में करना है, ये वाला क्रॉस आप लोग को अपने कॉपी में नहीं करना है। और जो चीज अभी हमने पढ़ा वही चीज यहाँ पे लाइन बाय लाइन लिखा है, रीड कर लेते हैं। ओके, व्हेन अ कैटल विथ रेड कोट एंड अ कैटल विथ व्हाइट कोट आर क्रॉस्ड, द F1 हेटेरोजाइगोट और हाइब्रिड पोजेज अ रोन कोट। पढ़ लिया ये चीज हमने। The red and white hairs of a roan coat are present in distinct regions, but the hair is not an intermediate between the two colors. मतलब हमको जो F1 हाइब्रिड में रोन मिला, रोन कोट वाला कैटल मिला, उसमें बोथ रेड हेयर्स एंड वाइट हेयर्स दोनों ही प्रेजेंट थे, बट अलग अलग जगह में प्रेजेंट थे। ऐसा नहीं है कि दोनों कलर मिल के एक इंटरमीडिएट कलर उसके बॉडी में आ गया, ऐसा नहीं है। कोई इंटरमीडिएट कलर हमको देखने को नहीं मिला रोन में। इनफैक्ट हमको बोथ रेड एंड वाइट कोट देखने को मिला। Here, the F1 hybrid develops both brown or red and white color in equal proportion. It proves that both the characters behave like dominant and none of them are recessive, so both of them have mutual relation with each other. इसी से हमको पता चलता है कि दोनों ही कैरेक्टर्स डोमिनेंट थे और कोई भी रिसेसिव कैरेक्टर नहीं था इसमें, और दोनों ही कैरेक्टर्स अपने आप को कंप्लीट तरीके से एक्सप्रेस्ड किए हैं। ठीक है, ये वाला जो स्लाइड है ये मैंने बस आप लोग को एक इमेजिनेशन हो जाए कि कैसा दिखता है रोन, इसीलिए मैंने ये वाला स्लाइड यहाँ पे लगाया है। ठीक है, आप लोग देख लिए, रोन वाला देख लो और एक बार अच्छे से। यहाँ पे बोथ हमको ब्राउन या फिर रेड कलर एंड वाइट कलर देखने को मिलेगा एंड इक्वल प्रोपोर्शन में देखने को मिलेगा। ऐसा आप लोग नॉर्मली डे टू डे लाइफ में भी ऐसे कैटल्स देखते ही होंगे। ओके, डन, समझ आ गया आप लोग को। फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस में फर्स्ट रोन कलर इन कैटल इज कंप्लीटेड। ओके, देन नेक्स्ट एग्जाम्पल कोडोमिनेंस का हो जाएगा ABO ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस। ओके, द प्रोसेस ऑफ कोडोमिनेंसी इज ऑल्सो फाउंड इन ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग। द 3 एलील्स इन द सिस्टम आर A, B and O। ओके वेट, पहले ये चीज को अच्छे से समझते हैं, पूरा बढ़िया से समझाने वाली हूँ, ये चीज को समझ लो, पूरा लाइफ टाइम के लिए शॉर्ट हो जाएगा ये चीज। ओके, चलो देखते हैं। यहाँ पे एक प्लेन स्लाइड लिया है मैंने और यहाँ पे पहले समझो। ओके, हम बात कर रहे हैं अबाउट ABO ब्लड ग्रुप। ओके, नाउ ABO ब्लड ग्रुप को जो जीन कंट्रोल करता है दैट जीन इज नोन एज आई जीन। क्या बोली? द जीन दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड ग्रुप इन आवर बॉडी इज आई जीन। आई का फुल फॉर्म है आइसो हीमोग्लूटिनोजेन। हालांकि फुल फॉर्म आप लोग को जरूरी नहीं है, आप लोग आई जीन भी बस याद रख सकते हो। और ये जो आई जीन है ये प्रेजेंट रहता है हमारे क्रोमोसोम नंबर 9 में। डन। नाउ ये जो आई जीन है नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, एक जीन के 2 एलेलिक फॉर्म्स होते हैं, बट ये जो आई जीन है वो उस चीज के लिए एक्सेप्शन है। दैट मीन्स आई जीन हैज 3 एलेलिक फॉर्म्स विच इज IA, IB, IO और इसको हम लोग स्मॉल आई भी बोलते हैं। दैट मीन्स अब ये केस हो जाता है मल्टीपल एलेलिज्म का। अगेन ये एक अलग से टॉपिक है आप लोग का, ये हम लोग पढ़ेंगे, उस टाइम भी ये चीज के बारे में डिस्कशन होगा। अभी के लिए याद रख लो कि ये वाला जो हमारा ABO ब्लड ग्रुप है ये मल्टीपल एलेलिज्म का भी एग्जाम्पल के अंडर आता है, क्योंकि यहाँ जो आई जीन है उसके 3 एलेलिक फॉर्म्स हमको देखने को मिलते हैं। क्लियर, इतना तक समझ आ गया आप लोग को। नेक्स्ट, अब ऑब्वियस बात है कि जब हम बात करते हैं एलील्स का तो हम बोलते हैं एक एलील डोमिनेंट है और दूसरा एलील रिसेसिव है, बट इस केस में 3 एलील्स हैं, तो इस केस में जो IA एंड IB है दे आर डोमिनेंट, ये दोनों ही डोमिनेंट है, और IO या स्मॉल आई जो है वो है रिसेसिव। समझ आया? दैट मीन्स IA एंड IB आर इक्वली डोमिनेंट
and they are dominant over I, O और small I. क्लियर? इतना तक समझ आ गया आप लोग को? डन है? ओके, देन नेक्स्ट चीज बता रही हूँ, रफ कर लेते हैं इसको. ओके, देन नेक्स्ट, अगर हम बात करें इफ द जीनोटाइप इज IAIA और IAIO, तो उस केस में ब्लड ग्रुप क्या होगा आप लोग को बताना है. अब एक चीज को समझो कि नॉर्मली हम बोल रहे हैं कि आई जीन के 3 एलेलिक फॉर्म्स होते हैं, बट एक इंसान के अंदर तो एक जीन के 2 ही एलेलिक फॉर्म्स हो सकते हैं. समझ रहे हो क्या बोली? नॉर्मली हम बोलते हैं, रिपीट कर रही हूं सेम चीज को, कि आई जीन के 3 एलेलिक फॉर्म्स हमको देखने को मिलते हैं, बट किसी एक इंसान के अंदर तो एक जीन के 2 ही एलेलिक फॉर्म्स रह सकते हैं. तो अगर मैं बोल रही हूं किसी इंसान का ब्लड ग्रुप ए है, तो उस इंसान के अंदर उसका जो जीनोटाइप होगा ब्लड ग्रुप का, या तो वो IAIA होगा क्योंकि 2 ही एलेलिक फॉर्म्स रह सकते हैं, या फिर IAIO भी हो सकता है क्योंकि IO तो रिसेसिव है टू IA, तो उस कंडीशन में तो IA एलील ही खुद को रिप्रेजेंट करेगा और ब्लड ग्रुप ए आ जाएगा. समझ पाए कि नहीं आप लोग? डन? समझ आया इतना तक? उसके बाद अगर मैं बोलूं IB जीनोटाइप या सेम IBIO जीनोटाइप, तो उस इंसान का ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा. अब तो आप लोग को ये चीज समझ आ रहा है. अगर हम बोलते हैं किसी इंसान का ब्लड ग्रुप है IAIB, तो उस कंडीशन में ब्लड ग्रुप क्या होगा? अगर जीनोटाइप IAIB है तो उस कंडीशन में ब्लड ग्रुप क्या होगा? अभी हमने पढ़ा कि IA एंड IB आर इक्वली डोमिनेंट टू ईच अदर, तो उस केस में दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस करने वाले हैं, दोनों में से कोई भी अपने आप को सप्रेस नहीं होने देगा. तो उस कंडीशन में ब्लड ग्रुप क्या आ जाएगा बेटा? AB आ जाएगा कि नहीं? और यही वाला जो चीज है, यही तो है कोडोमिनेंस. यही जो AB ब्लड ग्रुप वाला चीज है, वही तो है कोडोमिनेंस, जिसमें दोनों एलिल्स अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं. समझ आया कि नहीं आप लोग को? और एक कंडीशन हो सकता है जीनोटाइप का, वो भी लिख लेते हैं. चलो, IOIO, या फिर इसको हम लोग स्मॉल आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं. तो उस कंडीशन में ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? O हो जाएगा. तो इस हिसाब से अगर मैं आप लोग को पूछूं कि यहाँ पे नंबर ऑफ जीनोटाइप्स आप लोग को कितने देखने को मिले, व्हाट इज द नंबर ऑफ जीनोटाइप्स हियर, तो क्या होगा? दिस इज 1 2 3 4 5 6. नंबर ऑफ जीनोटाइप्स हमको 6 देखने को मिले कि नहीं? वहीं आपको मैं अगर पूछूं नंबर ऑफ फिनोटाइप्स कितने देखने को मिले, कितने टाइप के ब्लड ग्रुप आपको दिखे? A, B, AB एंड O, दैट मीन्स 4. समझ आया कि नहीं? तो यही चारों ब्लड ग्रुप में जो AB ब्लड ग्रुप है, दैट इज कमिंग अंडर कोडोमिनेंस फेनोमेना. समझ आया आप लोग को इतना चीज? डन है? ओके, नेक्स्ट और एक चीज जो मैं अभी जस्ट आप लोग को बोली कि जो कोडोमिनेंस वाला प्रॉपर्टी है वो हमको इंडिविजुअल लेवल में देखने को मिलेगा, वेरेज जो मल्टीपल एलेलिज्म वाला प्रॉपर्टी है दैट इज एप्लीकेबल फॉर अ पॉपुलेशन लेवल. वो एक पॉपुलेशन लेवल पे लागू होता है. अगर आप लोग को लग रहा है कि मैम इतना गंदा हैंड राइटिंग होता है आपका, तो बेटा नहीं होता है गंदा हैंड राइटिंग. मेरा हैंड राइटिंग बहुत अच्छा होता है, बट यहाँ स्क्रीन में लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उस हिसाब से बस समझाने के लिए मैं यहाँ चीज़ को लिख रही हूँ. इतना मैं आप लोग को समझ तो आ ही जा रहा होगा आई गेस. ओके, तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैंने जो बोला अभी कि जो कोडोमिनेंस वाला प्रॉपर्टी है, दैट मीन्स जो AB ब्लड ग्रुप हम बात कर रहे हैं वो तो इंडिविजुअल लेवल में हम देख सकते हैं. जैसे सपोज मेरा AB ब्लड ग्रुप है तो वो इंडिविजुअल लेवल में दिख रहा है, बट जो मल्टीपल एलेलिज्म वाला प्रॉपर्टी है वो तो हमको पॉपुलेशन लेवल में देखने को मिलेगा. मल्टीपल एलेलिज्म मतलब क्या? एक जीन के 2 से ज़्यादा एलेलिक फॉर्म्स हो सकते हैं. जैसे आई जीन के 3 एलेलिक फॉर्म है, तो मैंने अभी आप लोग को जस्ट बोला कि किसी एक इंडिविजुअल में तो एक जीन के 2 ही एलेलिक फॉर्म्स हो सकते हैं. तो मल्टीपल एलिलिज्म हम पॉपुलेशन लेवल में देख सकते हैं. जैसे एक इंसान है उसका ब्लड ग्रुप है A, कोई और एक इंसान है उसका ब्लड ग्रुप है B, कोई एक और इंसान है जिसका ब्लड ग्रुप है O. तो उस हिसाब से ये तीनों में हमको 3 एलेलिक फॉर्म्स ऑफ आई जीन देखने को मिलेंगे कि नहीं? तो उस हिसाब से मल्टीपल एलेलिज्म पॉपुलेशन लेवल में स्टडी होता है, इंडिविजुअल लेवल में स्टडी नहीं होता.
और जो कोडोमिनेंस वाला चीज़ है वो इंडिविजुअल लेवल में स्टडी होता है। समझ आया इतना तक आप लोग को? डन है क्या? ओके, देन नेक्स्ट वही चीज़ जो स्लाइड में लिखा है हम लोग पढ़ लेते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट देखो, इन रिलेशन टू ओ ए एंड बी आर इक्वली डोमिनेंट। ए एंड बी तो इक्वली डोमिनेंट है ओ के ऊपर। जीनोटाइप अगर किसी का ए और ए जीरो है, मतलब वही चीज जो मैंने लिखा था आई ए जीनोटाइप है, या फिर आई ओ भी हो सकता है, तो उस केस में ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। सिमिलरली अगर जीनोटाइप बी और बी ओ है तो ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। However, neither blood group A nor blood group B exhibits dominance over the other. That means A blood group and B blood group O blood group के ऊपर तो डोमिनेंट हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली वो लोग डोमिनेंट नहीं हो सकते। इसीलिए जो भी इंडिविजुअल्स का जीनोटाइप ए बी होता है, यानी आई बी होता है, उनके पास दोनों ही ब्लड ग्रुप के फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। यानी उसके पास ब्लड ग्रुप ए का भी फिनोटाइपिक कैरेक्टर आएगा, ब्लड ग्रुप बी का भी फिनोटाइपिक कैरेक्टर आएगा। समझ आ गया इतना तक? अब किसी का ब्लड ग्रुप ए कैसे होता है, बी कैसे होता है, ये सब चीज तो ब्लड ग्रुप आप लोग का जब था, आई थिंक आप लोग ये सब चीज पढ़ चुके हो फिजियोलॉजी पेपर में, जब हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड ग्रुप, ब्लड, ये सब के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें आप लोग को ऑलरेडी बताया जाता है कि किसी का ब्लड ग्रुप ए क्यों है, बी क्यों है, वो सब चीज़ आप लोग को पता है। तो वो सब चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस और नहीं करूँगी। डन है इतना तक? समझ आ गया आप लोग को? ओके, यहाँ पे सेम वही चीज़ पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करा गया है। ये वाला चीज़ आप लोग को कॉपी में नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है, सपोज हमारे मतलब ये दो पेरेंट्स हैं, दिस इज पेरेंट ए एंड दिस इज पेरेंट बी। ओके, एंड इनके बीच में क्रॉस करवाया गया है। पेरेंट ए का ब्लड ग्रुप है ए, क्योंकि उसका जीनोटाइप है ए ओ, एंड पेरेंट बी का ब्लड ग्रुप है बी, क्योंकि उसका जीनोटाइप है बी ओ। ओके, और हमको पता है ए एंड बी एलील आर कोडोमिनेंट एंड दे आर डोमिनेंट ओवर ओ एलील, दैट मीन्स ओ एलील इज रिसेसिव। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि उनके ऑफस्प्रिंग्स में क्या क्या ब्लड ग्रुप आ सकते हैं, तो फर्स्ट एकदम सिंपल है, क्योंकि पेरेंट ए का ब्लड ग्रुप ए है तो किसी ऑफस्प्रिंग को ए ब्लड ग्रुप भी मिल सकता है। क्योंकि पेरेंट बी का ब्लड ग्रुप बी है तो किसी ऑफस्प्रिंग को या किसी बेबी को ब्लड ग्रुप बी भी मिल सकता है। ओके, अब क्योंकि दोनों पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए एंड बी है तो चांसेस ये भी है कि किसी बेबी का ब्लड ग्रुप ए बी हो सकता है। उसको एक पेरेंट से ए ब्लड ग्रुप मिल जाएगा ए एलील, और एक पेरेंट से बी एलील मिल जाएगा, और क्योंकि दोनों ही डोमिनेंट हैं तो वो लोग को डोमिनेंस प्रॉपर्टी शो करेंगे और उस बेबी का जो जीनोटाइप है वो आई बी हो जाएगा और उसका ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। सिमिलरली फोर्थ चांस ऐसा भी है कि उनके किसी बेबी का ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों पेरेंट का जो जीनोटाइप है वो है आई ओ एंड इनका है आई ओ। तो ऐसा भी हो सकता है कि ए एंड बी दोनों ही अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं किए हैं और इस कंडीशन में ओ वाला जो ब्लड ग्रुप है वो आ गया है एंड इसका आई ओ वाला कॉम्बिनेशन हो गया, तो उस हिसाब से ब्लड ग्रुप ओ भी हो सकता है। और अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि मैम आपने तो अभी बताया कि ए एंड बी एलील जो होते हैं वो ओ एलील के ऊपर डोमिनेंट होते हैं, तो बेबी का ब्लड ग्रुप ओ कैसे हो सकता है बेटा? तो कम चांसेस रहते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे जो पेरेंट है वो लोग हेटेरोजाइगट कंडीशन में है, ए ओ एलील है उनके पास। कंप्लीटली अगर ए एलील होता तो कोई चांस ही नहीं था कि बेबी का ब्लड ग्रुप ओ आ जाए या इसका बी रहता। तो बट दोनों ही पेरेंट हेटेरोजाइगट कंडीशन में है, ए ओ एंड बी ओ है, तो दो O allele is a weak allele as compared to A allele and B allele, but still there is a chance that they can the parents can pass O allele or O gene to the baby. अगर दोनों ही अपना O एलील पास कर देंगे तो ऑब्वियसली बेबी का ब्लड ग्रुप O भी यहाँ पे हो सकता है एंड उसका जीनोटाइप आई ओ हो सकता है, बट रेयर चांस रहता है, 25% चांस रहता है। समझ आ गया? तो दैट मीन्स चारों में से कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकता है बेबी का इफ द पेरेंटल कॉम्बिनेशन इज दिस एंड दिस।
बट यहाँ पे आप लोग को फोकस करना है ब्लड टाइप ए बी में, क्योंकि वही हमारा कोडोमिनेंस शो कर रहा है। अगेन आप लोग का एंट्रांस लेवल क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन बहुत बार फ्रेम होता है बेटा। इवन शॉर्ट क्वेश्चन में ये एग्जाम में भी आप लोग का आ सकता है कि कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल क्या है। ए बी ब्लड ग्रुप एग्जाम्पल में आएगा कि ए बी ओ ब्लड ग्रुप एग्जाम्पल में आएगा। समझ आया आप लोग को मैं क्या पूछी? आप लोग को ऐसा डायरेक्टली पूछा जा सकता है दैट व्हाट इज कमिंग अंडर द एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस, इज इट ए बी ब्लड ग्रुप और इज इट ए बी ओ ब्लड ग्रुप? तो आप लोग क्या आंसर लिखोगे? आप लोग का आंसर होगा ए बी ब्लड ग्रुप, क्योंकि चारों ब्लड ग्रुप में से ए बी ब्लड ग्रुप ही कोडोमिनेंस वाला प्रॉपर्टी शो करता है। ए बी ओ ब्लड ग्रुप आप नहीं लिखोगे। ओके बोलने को हम बोल देते हैं कि एबीओ ब्लड ग्रुप इज द एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस, सब बुक्स में भी ऐसा लिखा रहता है और ये चीज गलत नहीं है, सही भी है। बट अगर दोनों के बीच में चॉइस दिया जा रहा है तो यू विल गो विद ए बी ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप जो है वो मल्टीपल एलेलिज्म का एग्जाम्पल के अंडर आ जाएगा। समझ आ गया आप लोग को? इतना तक डन है? ओके देन नेक्स्ट यहाँ पे भी एक टेबल दिया हुआ है समझने के लिए, बस ये चीज़ मैं आप लोग को समझा चुकी हूँ ऑलरेडी। अगेन ये वाला आप लोग अपने नोट कॉपी में नहीं करोगे। यहाँ पे लिखा है कि पेरेंट 1 एंड पेरेंट 2, अगर पेरेंट 1 आई ए है, पेरेंट 2 आई ए है, तो जीनोटाइप ये बन जाएगा। तो ऑफस्प्रिंग या ब्लड टाइप जो होगा ऑफस्प्रिंग का ब्लड टाइप हो जाएगा ए। सिमिलरली आई ए एंड स्मॉल आई मतलब आई ओ अगर है तो जीनोटाइप ये बनेगा, तो ब्लड टाइप फिर अगेन ऑफस्प्रिंग का ए है। सिमिलर बी का केस दिया है आई बी, तो बी बन जाएगा ब्लड ग्रुप ऑफस्प्रिंग का। देन पेरेंट का अगर आई बी एंड स्मॉल आई है तो अगेन ब्लड टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग विल बी बी। एंड अगर स्मॉल आई है तो ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ। कोडोमिनेंस वाला जो दिया है दैट अगर एक पेरेंट का आई ए एंड आई बी है दूसरे पेरेंट का, तो उस कंडीशन में दोनों ही एलील अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे एंड ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी। सेम वही चीज ऑपोजिट दिया है, अगर पेरेंट का आई बी एंड आई ए है तो अगेन ऑफस्प्रिंग का ए बी ब्लड ग्रुप होगा। ओके दीज आर पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कि पेरेंट 1 एंड पेरेंट 2 से कौन कौन से एलील्स आ रहे हैं, तो उस हिसाब से ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप एंड फिनोटाइप क्या होगा। फिनोटाइप मतलब क्या? ब्लड ग्रुप जो हम देख पा रहे हैं दैट इज फिनोटाइप। डन, समझ आ गया इतना तक आप लोग को? ओके और एक एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हो नंबर 3 में, यहाँ पे लिख देते हैं। ओके यहाँ पे लिख देते हैं। हमने 2 एग्जाम्पल्स तो कंप्लीट पूरा डिटेल में डिस्कशन किया कोडोमिनेंस का, और एक 3rd एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हो सिकल सेल एनीमिया। इसके ऊपर डिटेल में अभी डिस्कस नहीं करूंगी, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया आप लोग के कोडोमिनेंस के अंडर भी आता है, ऑल्सो ये प्लियोट्रोपिज्म के अंडर भी आता है। अगेन हम लोग और एक फेनोमेना पढ़ेंगे, यूनिट 1 में ही दिया है, और एक प्रोसेस विच इज प्लियोट्रोपी। तो वो चीज जब हम पढ़ेंगे तो उसके एग्जाम्पल में भी सिकल सेल एनीमिया आता है। तो वहां पे ये चीज मैं आप लोग को बहुत अच्छे से डिटेली समझाने वाली हूँ कि सिकल सेल एनीमिया में क्या क्या चीजें होती है। बट यहाँ हम लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि कोडोमिनेंस आप लोग का शॉर्ट नोट के हिसाब से आता है बेटा, और उस हिसाब से आप लोग 2 एग्जाम्पल्स को कंप्लीटली समझा दो, बस उतना मोर देन इनफ है, और आप लोग को उतना ज़्यादा लिखने का दरकार नहीं है। बट फिर भी चलो मैं आप लोग को थोड़ा बस समझा देती हूँ। ये वाला चीज़ हम लोग लिखेंगे नहीं, इसका नोट्स इंक्लूडेड नहीं रहने वाला है, बट ठीक है मैं आप लोग को थोड़ा समझा देती हूँ कि सिकल सेल एनीमिया होता क्या है एक्चुअली में। ओके देखो बेटा, अगर हम बात करें हमारा नॉर्मल हीमोग्लोबिन, ओके हीमोग्लोबिन मतलब तो सबको पता है जो हमारे रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट रहता है, एंड इट इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। देन द नॉर्मल हीमोग्लोबिन ऑफ आवर बॉडी इज मेड ऑफ 4 चेन्स। ओके क्योंकि हीमोग्लोबिन एक पॉलीपेप्टाइड है, तो वो 4 प्रोटीन चेन्स से मिलके बना रहता है, जिसमें 2 अल्फा चेन्स रहते हैं एंड 2 बीटा चेन्स रहते हैं। ओके नाउ सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि ये जो बीटा ग्लोबिन चेन है हीमोग्लोबिन का, इसमें हो जाता है म्यूटेशन। कैसा म्यूटेशन होता है? तो पॉइंट म्यूटेशन होता है। क्या बोली कि जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन का बीटा ग्लोबिन चेन है, वो बीटा ग्लोबिन चेन में पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है, एंड पॉइंट म्यूटेशन मतलब होता है सिंगल एमिनो एसिड चेंज हो जाता है। अब प्रोटीन चेन्स है तो एमिनो एसिड से ही मिलके बने रहेंगे, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पे क्या होता है कि ये बीटा ग्लोबिन चेन का जो 6th पोजीशन में एमिनो एसिड रहता है विच इज ग्लूटामिक एसिड,
नॉर्मल हीमोग्लोबिन का जो बीटा चेन है उसके 6th पोजीशन में प्रेजेंट रहता है एक एमिनो एसिड जिसका नाम है ग्लूटामिक एसिड। नाउ जब यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन होता है तो दिस ग्लूटामिक एसिड गेट्स रिप्लेस्ड बाय वेलाइन एमिनो एसिड एंड एज अ रिजल्ट यहाँ पे होता है पॉइंट म्यूटेशन, जिसके कारण क्या होता है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन अब बन जाता है म्यूटेटेड हीमोग्लोबिन। समझ आया इतना तक आप लोग को? तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन को हम रिप्रेजेंट करते हैं HbA से, एंड जब वो म्यूटेटेड हो जाएगा तो वही केस को हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे HbS से। समझ आया आप लोग को इतना तक? ओके, तो इसको रब करती हूँ और आगे बताती हूँ। थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नाउ जो हमारा हीमोग्लोबिन प्रोटीन है दैट इज गवर्न्ड बाय हीमोग्लोबिन जीन। ओके, एंड हीमोग्लोबिन जीन का जो नॉर्मल एलील है वो हो जाएगा HbA। HbA इज नॉर्मल एलील एंड म्यूटेटेड एलील को हम रिप्रेजेंट कर देंगे विथ HbS। ओके, तो उस हिसाब से हम एक पॉपुलेशन में 3 डिफरेंट टाइप्स के जीनोटाइप देख सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट जीनोटाइप कॉम्बिनेशन हो सकता है HbA HbA। तो ये वाले तो नॉर्मल पीपल हैं, इनमें कुछ नहीं है, ये नॉर्मल पीपल हैं, इनका RBC भी नॉर्मल रहेगा, बाइकनकेव शेप का रहेगा और कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है, बाइकनकेव शेप का RBC है, नॉर्मल कंडीशन चल रहा है। दूसरा हो सकता है HbS। तो ये वाले तो पूरे ही अफेक्टेड है, यानी इनको पूरा कंप्लीट सिकल सेल एनीमिया हो रखा है। नाउ और एक चीज़ क्या होता है सिकल सेल एनीमिया में कि पॉइंट म्यूटेशन तो हो ही रहा है, उसके साथ जो आरबीसी का शेप रहता है वो चेंज हो जाता है। नॉर्मल आरबीसी का शेप तो बाइकनकेव है, बट जो अफेक्टेड वंस रहते हैं उनके केस में आरबीसी ऐसे सिकल शेप्ड का बन जाता है। एंड एज अ रिजल्ट ये जो सिकल शेप आरबीसी रहते हैं वो उतना ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाते हैं। ओके, एंड जिनके कारण द पीपल गेट्स अफेक्टेड सीवियरली। और ऐसे जो बच्चे रहते हैं उनका बहुत टाइम तक बचना भी मुश्किल हो जाता है, हार्डली 14-15 ईयर्स तक ही उनका लाइफ टाइम रहता है, बिकॉज धीरे धीरे वर्स्ट होते जाता है कंडीशन। ओके, और एक जीनोटाइप बन सकता है HbA एंड HbS। तो ये वाले जो हैं ये लोग क्या हैं, कैरियर हैं कि नहीं बेटा? मतलब ये लोग ऐसे हैं जिनके पास अफेक्टेड एलील HbS प्रेजेंट तो है बट दे आर नॉट अफेक्टेड, क्योंकि उनके पास एक नॉर्मल एलील भी है। तो ऐसे जो लोग रहते हैं उनके पास दोनों शेप के आरबीसी रहते हैं, उनके पास ऐसे बाइकनकेव शेप के भी आरबीसी रहते हैं और ऐसे सिकल शेप्ड वाले भी आरबीसी प्रेजेंट रहते हैं। दे आर कैरियर्स, उनको डिजीज तो नहीं होता बट वो लोग कैरी करते हैं एलील फॉर द डिजीज। समझ आया इतना तक आप लोग को? और एक बार बोल दूं क्या यही सब चीज? तो मैंने क्या बोला, हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन इज गवर्न्ड बाय जीन कॉल्ड एज HB जीन। ऐसे तो बहुत सारे जीन्स होते हैं, हम सिंगल HB जीन नहीं बोल सकते, उसका रहता है बेटा HbA1 HbA2, ऐसे जीन्स प्रेजेंट रहते हैं जो हीमोग्लोबिन के अल्फा चेन्स ग्लोबिन चेन्स को बनाते हैं, बट मैं नॉर्मल केस में बोल दे रही हूँ HB जीन। ओके, तो HB जीन के एलेलिक फॉर्म्स होंगे, तो नॉर्मल जो एलेलिक फॉर्म्स रहता है HB जीन का वो तो यही है HbA HbA, बट अगर म्यूटेटेड फॉर्म आ गया तो फिर वो HbS HbS हो जाएगा। और यहाँ पे जो कोडोमिनेंस वाला प्रॉपर्टी है वो कौन शो कर रहा है, ये वाला चीज शो कर रहा है। ओके, दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि जो पर्सन के पास जीनोटाइप HbA एंड HbS है वो दोनों ही टाइप के हीमोग्लोबिन प्रोटीन्स बना रहा है। दैट मीन्स नॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोटीन्स भी बनाएगा, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोटीन्स भी बनाएगा और दोनों प्रोटीन्स को इक्वल अमाउंट में ही बनाएगा। दैट मीन्स नॉर्मल एलील है तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोटीन बना रहा है, अफेक्टेड एबनॉर्मल एलील है, सिकल सेल एलील है तो उस टाइप के भी हीमोग्लोबिन प्रोटीन्स बना रहा है और दोनों को इक्वल अमाउंट्स में ही बनाता है, जिस हिसाब से आरबीसी दोनों ही शेप के प्रेजेंट है उस इंसान के बॉडी में। तो उस हिसाब से ये वाला जो कॉम्बिनेशन है वो कोडोमिनेंस के अंदर आ जाता है। समझ आ गया इतना तक आप लोग को? डन है?
ओके, बस इतना ही समझना है, हो गया ये चीज़ कंप्लीट। सिकल सेल एनीमिया का जैसे मैंने बोला, आप लोग बस नाम लिख देना, अदर एग्जाम्पल्स आर लाइक, ऐसे करके एग्जाम्पल मेंशन कर देना। सिकल सेल एनीमिया, उसका डिटेल हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, उसका डिटेल मैंने आप लोग को थोड़ा बहुत तो समझा दिया कि क्या चीज़ होता है सिकल सेल एनीमिया में। उसके बाद प्लियोट्रॉपी में और एक बार अच्छे से समझाऊंगी वही चीज़ को, और ये वाला चीज़ हम वहाँ पे लिखेंगे भी कंप्लीट। ओके, डन है बाकी सब चीज़। तो चलो कंप्लीट हो गया ये टॉपिक हमारा कोडोमिनेंस। आई होप आप लोग को चीज़ें समझ आई है, मैंने तो अपना ट्राई किया है कि आपको अच्छे से चीज़ें समझा दूँ। स्टिल अगर डाउट्स है तो बिल्कुल भी झिझकना नहीं है, पूछ लो बढ़िया से कमेंट सेक्शन में, आराम से रिप्लाई मिल जाएगा आप लोग को। और अगर वीडियो पसंद आता है तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक बटन दबा दीजिए बेटा, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं कुछ अच्छा कंटेंट दे पा रही हूँ जो आप लोग के लिए हेल्पफुल है। रेस्ट, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो जल्दी से बढ़िया से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग को अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए फॉर फ्री एंड अमेजिंग नोट्स। एंड दैट्स इट, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।